नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है बड़ी और हम लोग यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कवर करने वाले हैं। इसके लगभग मेरे ख्याल से 4 लेक्चर होने चाहिए और मैं कुछ बातें पहले कर लूँ। अगर आप एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे तो ये आप पाएंगे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी हायर लेवल की मैथमेटिक्स को ही पढ़ाया जाता है। और जब यहाँ पर हायर लेवल की मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है तो ये बात मैं कह सकता हूँ या इसका दावा कर सकता हूँ कि अगर आपको डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स के जो हमारे सिलेबस हैं उनका कंटेंट सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा तो वो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए। समय कम है लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी। दूसरी चीज़, आपने सिलेबस को देखा होगा तभी ये पेज खोले होंगे। सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसमें 98% जो है वो अब ग्रेजुएशन का रोल होने वाला है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन के सिलेबस पर कमांड नहीं किया है तो आप डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स के अगर पेपर को देने जा रहे हैं तो उस पेपर को देने जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। आज हम लोग को इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू करना है। अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको दिख जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट में। साथ ही में इसके रीमान इंटीग्रल भी है। आने वाले समय में हम लोग रीमान इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये समझ कर पढ़ाऊँगा कि आपको 12th लेवल की जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आती होगी। बाकी अगर आपको छोटी मोटी मैथमेटिक्स नहीं आती है, कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करें, उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको छोटी छोटी बातें बताई जाए। लेकिन अगर 12th लेवल की है तो 12th लेवल की उतनी बातें मैं नहीं बता सकता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप कृपया करके सिलेबस देख लें। अब आता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पढ़ने के लिए सर हमें क्या आना चाहिए। तो कुछ नहीं सर, आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर ले जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सर ये जानते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। तो चलिए, और इस चैनल पर अगर आप आए हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो कृपया करके इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे हम लोग को और ऊर्जा मिले आने वाले समय में आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके। चलिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे हम पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है आप अगर याद करें तो आप लोगों ने प्रॉपर इंटीग्रल ही पढ़ा है 12th में। तो अगर कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम लोग प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे? जब इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज फाइनाइट, जब ये इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो कि ए टू बी है वो फाइनाइट हो और एफ एक्स जो हो इसी इंटरवल में क्या हो, बाउंडेड हो। एफ एक्स जो हो इसी इंटरवल में बाउंडेड हो। सर ये फाइनाइट का मतलब क्या है? जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखूँ 1 to 2 तो इसका जो इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है वो फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि 1 भी फाइनाइट है और 2 भी फाइनाइट है। बट अगर मैं यहीं पे 1 को हटाकर इनफाइनाइट लिख दूं तो सर ये फाइनाइट नहीं है, अब ये इनफाइनाइट इंटीग्रल हो जाएगा। या मैं नीचे भी माइनस इन्फिनिटी लिख दूं तो ये क्या होगा, ये भी जो होगा अब इनफाइनाइट इंटरवल हो जाएगा। तो यानी अगर कोई प्रॉपर इंटीग्रेशन है तो प्रॉपर इंटीग्रेशन में सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे 1 to 3। दूसरा बात क्या कर रहा है कि जो इंटीग्रैंड यानी एफ होना चाहिए, जिस जो इसके अंदर एफ होगा वो बाउंडेड होगा किसमें, ए बी में। सबसे पहले मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं, मुझे ये पता है कि बाउंडेड कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बाउंडेड क्या होता है? जैसे मानिए साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो दो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में लाई करती है, आपको भी पता होगा। साइन एक्स जो है -1 और 1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। कॉस एक्स, कॉस एक्स भी बाउंडेड होता है सर, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई करती है, -1 और 1। अब बाउंडेड और अनबाउंडेड, एलयूबी जेएलबी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि अभी प्रॉपर इंटीग्रल है, ये बड़ा टॉपिक है, इसको बताने लगूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो बस इतना जान लीजिए, अगर किसी भी फंक्शन की हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए उस इंटरवल में तो वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। लेकिन अगर यही देखा जाए क्या 10x बाउंडेड है तो आप कहेंगे नहीं सर 10x बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 10x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती कि नहीं होती है। तो भाई ये बाउंडेड नहीं है, यानी ये कोई फाइनाइट वैल्यू से कम या ज़्यादा नहीं है। तो 10x क्या होगा, वो बाउंडेड नहीं है। बात समझ में आए? आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 और मैं यहाँ लिख दूँ अगर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े हैं, तो क्या होगा सर, ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है वो फाइनाइट है, और 1 2 3 में साइन एक्स जो है वो क्या है, साइन एक्स जो है बाउंडेड है। और एग्जाम्पल, जी सर, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं ले लूँ 2 2 6, और यहाँ पे ले लूँ मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सर क्या ये प्रॉपर इंटीग्रल है? जी सर बिल्कुल है। 2 और 6 क्या है सर, ये फाइनाइट है, और एक्स स्क्वायर जो है 2 से 6 के बीच में क्या है, बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि भाई 2 पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4, और 6 से जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 36। तो जो एक्स स्क्वायर है, आप साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 4 से बड़ा होगा और 36 से छोटा होगा। तो ये सब इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल आपने जो आपके सिलेबस में यानी 12th के सिलेबस में जो डिफरेंट इंटीग्रल था वो प्रॉपर था, इम्प्रॉपर नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमको अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है, उसको ध्यान से देखना है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कुछ नहीं, ये जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, अगर जो भी प्रॉपर इंटीग्रल की जो 2 कंडीशन थी, कौन सी भैया, पहली कंडीशन कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज फाइनाइट, और दूसरी कंडीशन द इंटीग्रेंड एफ इज बाउंडेड। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, वो होगा हमारा इम्प्रॉपर। कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है क्या बच्चे, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए, तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। अभी इम्प्रॉपर के भी कई टाइप होते हैं, जब मैं उसे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं और देखते हैं। वही बात यहाँ लिखा है, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी improper if either or या both the previous condition are not satisfied। यानी जो दोनों पीछे कंडीशन थे उसमें से कोई एक या दोनों जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। नीचे जो है और अच्छे भाषा में लिखा है, कह रहा है आइदर द इंटरवल इज नॉट फाइनाइट, यानी जो इंटरवल हो इंटीग्रेशन का फाइनाइट ना हो, और एफ इज नॉट बाउंडेड, या एफ जो हो बाउंडेड ना हो। दूसरा, या नाइदर द इंटरवल इज फाइनाइट नॉर एफ इज बाउंडेड ओवर इट, ये लिखा होगा नॉट एफ इज बाउंडेड ओवर इट। ये बात लिखिए, ये सब बातें क्या है देखिए ध्यान से। पहली बात है ध्यान से रखना है, हो सकता है समानों में लिखूं 1 to infinity, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्फानाइट इसके इंटरवल हो गए। ठीक है, इन्फानाइट इंटरवल में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस समझ में आया। तो ये क्या होगा भैया, ये इम्प्रॉपर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, इन्फानाइट है। बात समझ में आया। और एक्स स्क्वायर को भी चेक करने की जरूरत नहीं कि बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड है, मैं जो बता रहा हूँ उसको बात को समझना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x-2 dx। अब ये बताइए ये क्या होगा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो पहली बात तो देखेंगे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन तो फाइनाइट आ रहा है, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, क्या ये 2 से 3 में बाउंडेड है? नहीं सर, 2 से 3 में बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप x बराबर यहाँ 2 रखोगे, जैसे ही x बराबर 2 रखोगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 जैसे होगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो यानी ये 1/x-2 जो है वो बाउंडेड नहीं है। यहाँ क्या है, हियर, यहाँ पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है वो फाइनाइट तो है, क्या बच्चे, फाइनाइट तो है, बट एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर इट। एफ एक्स जो है वो बाउंडेड नहीं है किस पे, इस इंटरवल पे, ओवर एट मतलब ए बी पे। ध्यान से देखो कैसे नहीं है, जब आप 2 पे इसकी वैल्यू चेक करोगे तो होगा 1/0 और इन्फाइनाइट आएगा। तो एफ एक्स सिंपल सी बात है कि इन्फाइनाइट आ गया, छोटा आ गया, और जैसे इन्फाइनाइट आया तो सिंपल सी बात है कि बाउंडेड नहीं होगा। 3 के लिए वैल्यू हुई, 3 पर जैसे रखेंगे तो वैल्यू सी आ जाएगी, लेकिन 2 के लिए नहीं है। तो क्या होगा, एफ एक्स जो होगा वो क्या है, बाउंडेड नहीं है। इसलिए ये जो होगा कौन सा इंटरवल होगा भैया, कौन सा इंटरवल होगा, इम्प्रॉपर होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तीसरा, जैसे मैंने लिया -∞ to ∞ dx/x²। चलो अब बताओ क्या ये इम्प्रॉपर है? जी सर इम्प्रॉपर होगा। पहली बात तो पहली चीज सेटिस्फाई कर रही है क्या,
कि जो इंटरवल होगा इंटीग्रेशन का वो इनफाइनाइट नहीं है। साफ साफ दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो इनफाइनाइट है। दूसरा चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है कि बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड है, क्योंकि हमें ये चीज़ मिल गया। तो इम्प्रॉपर में बस क्या होगा, वो दोनों कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसको इसलिए अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत ही अच्छे से आपको ब्यौरा मिलने वाला है, इसलिए इसको बताया नहीं जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ से मेन इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका शुरू हो गया, ठीक है। पहला है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है आपके एग्जाम पे कि बताओ ये कौन सा इंटीग्रल जो है वो इम्प्रॉपर है और कौन सा प्रॉपर है, ये आ सकता है। अब यहाँ से आपको इम्प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए आपसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड को देखना है। अब फर्स्ट काइंड होता क्या है, तो अगर कोई भी हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल है, तो माना अ, हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे जो है इस सेट टू बी, इसे हम लोग सेट टू बी क्या कहेंगे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आई आई एफ के। आई आई एफ का मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कब कहेंगे, जब जब ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट, दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो, both are infinite and f is bounded over it, f is bounded over it, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि ए और बी में से कोई भी एक या दोनों जो है इनफाइनाइट हो, बट एफ जो हो क्या हो, इस इंटरवल में बाउंडेड होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। जी सर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप जो कहेंगे वो बता दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिया। अब ध्यान से देखो 1 से इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले कह रहा है ए या बी या दोनों इनफाइनाइट हो, तो पहला तो यही कह रहा है ए क्या है, बी क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है टू बी है, तो बी क्या है, इनफाइनाइट है। बट दूसरा कंडीशन कह रहा है कि एफ जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए इस इंटरवल में। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं एफ की अगर इन्फिनिटी वैल्यू निकालूँ, एफ ऑफ एक्स यानी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, तो आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और एफ की वैल्यू कितनी है, 1/x², 1/x²। और जैसे यहाँ पर आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर हमें बात समझ में आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है इन इस इंटरवल में। तो जैसे ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड इस इंटरवल में, तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा देख लेंगे। अगर आपको ये लिमिट वाला बात समझ में आया कैसे करते हैं, ये सब आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट एक्स बराबर इन्फिनिटी रखिए, देख लीजिए वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। दूसरा मैं ले लेता हूँ -∞ to 3, और मैंने ले लिया डी एक्स अपॉन x² प्लस एक्स, मानो ये ले लिया। चलो इसको भी देख लो। तो साफ साफ देखो ध्यान से, -∞ to 3 कोई भी एक क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। तो दोनों में से क्या है, एक इन्फिनाइट है, यानी ए जो है -∞ है। अब क्या होना चाहिए कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। तो कैसे चेक करोगे, तो ले लो लिमिट एक्स टेंस टू, इतना तो आता होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 12th थोड़ा सा आपका आना चाहिए, क्योंकि मैं अगर छोटी छोटी बातें बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो अगर मेरे पास डी एक्स अपॉन x² प्लस एक्स है, कोई बात नहीं सर, अगर आप x कॉमन ले सकते हैं ले लो। तो जैसे ही x कॉमन लोगे तो होगा यहाँ से x² कॉमन ले लो, तो 1/1/x, और जैसे ही आपने लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ देखो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। तो जैसे आप इन्फिनिटी फिर रखोगे, -∞ चाहे इन्फिनिटी रखोगे, तो सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 1/इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी का मतलब 0। तो साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है इस इंटरवल में। और एक लास्ट एग्जाम्पल मैं लेके दिखा देता हूँ जिससे आपकी बातें और क्लियर हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, -∞ to इन्फिनिटी 1/x² प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, और डी एक्स।
अब देखो ध्यान से, दोनों इंटरवल क्या है, इन्फिनाइट है, बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट है। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये क्या होगा, बाउंडेड होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। फिर वही काम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, जैसे कॉमन लोगे तो आगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, बाकी से मतलब नहीं है। वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर जैसे रखोगे इन्फिनिटी तब भी जीरो, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी जीरो, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, और वन बाई माइनस इन्फिनिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, ये बाउंडेड होगा किसमें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। हमको अब सेकंड काइंड देखना है क्या होता है। चलो भैया सेकंड काइंड देख लिया है, सेकंड काइंड और आसान है। चलो देखो ध्यान से, और सेकंड काइंड से ही आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो सेकंड काइंड, सेकंड काइंड में क्या आता है कि हमारे पास, मानो हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। ए टू बी क्या है बच्चे, एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, दोनों क्या हो, बोथ आर फाइनाइट, दोनों क्या हो बच्चे, फाइनाइट हो। बट एफ इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड ऑन ए बी, बट ए, जो हमारा एफ होगा वो क्या हो, इस इंटरवल में क्या हो, बाउंडेड ना हो। इसको एक और भाषा में हम लोग कहते हैं, इसको लिख लेंगे, या और एफ हैज, और एफ हैज infinite number of, f has infinite point of discontinuity, point of discontinuity, इसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, अरे उल्टा लिख दिया, f has point of infinite discontinuity, ये होगा point of infinite discontinuity on a b, ये भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होगा, ए बी तो फाइनाइट होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, बट एफ जो होगा वो नहीं बाउंडेड होगा, किसमें, ए बी में, या एफ के पास जो होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होंगे इस इंटरवल में ए बी में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए सर, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए कि हमारा सेकंड काइंड के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। आशा करते हैं आपने इसको लिख लिया होगा, और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं कॉपी पेन लेकर उसको नोट करें। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसमें ढालेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, ये मेरा दावा है। चलिए, तो देखिए ध्यान से, इसके कुछ मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ। चलो, तो चलो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट मैंने लिया, मानो -2 से 2, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है, डी एक्स एक्स माइनस टू, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। तो क्या कहता है कि सर सेकंड काइंड का मतलब क्या हुआ है कि इंटरवल तो फाइनाइट हो, बट इस इंटरवल में जो हमारा एफ एक्स होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, या नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिलेगी इस इंटरवल में। चेक करो, -2 और 2 क्या है, फाइनाइट है, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, कहाँ पर इसकी भी जो है वो अनबाउंडेड है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो 2 - 2 क्या होगा, जीरो, और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है एफ एक्स जो है, एफ एक्स का क्या वैल्यू आ रही, तो एफ एक्स की वैल्यू आ रही इनफाइनाइट। देयरफॉर एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स क्या होगा, अनबाउंडेड होगा किस इंटरवल में बच्चे, ऑन इंटरवल किस में बच्चे, -2 से 2 के बीच में, या एफ एक्स एट एक्स इजकल टू 2 पर, एट एट एक्स इजकल टू 2 पर इसके पास क्या है, पी आई डी, पी आई डी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इसको याद करेंगे। एट एक्स इजकल टू 2, एफ एक्स हैज पी आई डी, इसके पास क्या है,
PID है। क्लियर है? क्यों PID है? क्योंकि x बराबर 2 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा तो सिंपल सी बात है, क्या है, ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा, तो हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए सर, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 2। जैसे मानो ले लिया मैं 0 से 6 dx अपॉन x माइनस 3। मानो मैंने एक एग्जाम्पल ये ले लिया, तो देखो ध्यान से 0 से 6 dx अपॉन x माइनस 3 फाइनाइट है। तो जी सर, इंटरवल जो है हमारा क्या है, फाइनाइट है। इंटरवल क्या है सर, फाइनाइट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ध्यान से, क्या किसी पॉइंट पे 0 से 6 के बीच में किसी पॉइंट पे ये फंक्शन अनबाउंडेड है? तो जी सर, साफ साफ दिख रहा है 3 पे। अगर मैं 3 रखूंगा तो 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब क्या होगा, इन्फानाइट होगा। 1/0 का मतलब क्या होगा, इन्फानाइट होगा। तो ये क्या है, फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। तो ये कौन सा इंटीग्रल हो जाएगा भाई साहब, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो एट x इक्वल टू 3 पे f(x) के पास क्या है, f(x) हैज PID। इसके पास क्या है बच्चे, PID। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। आशा करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस पानी पी लो। चलिए, ये हो गया सेकंड काइंड। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो माना हमारे पास कोई भी डिफरेंट इंटीग्रल a टू b f(x) dx है, f(x) dx है। तो इसके पास क्या है, ये कब थर्ड काइंड होगा, जब जब लिख लो a और b आर बोथ इनफाइनाइट, ये जब इनफाइनाइट हो, एंड f(x) इज अनबाउंडेड ऑन इट। ठीक है? जब क्या हो, a या b या दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो, और f(x) क्या हो, अनबाउंडेड होगा, तो क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। एग्जांपल सर, एग्जांपल बहुत आसान है। जैसे मैं ले लूँ 1 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ भी ले लो। अब ध्यान से देखो, 1 टू इन्फिनिटी है, तो क्या है भैया, इन्फाइनाइट तो है। लेकिन एट x इक्वल टू 2 पे अगर x बराबर आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 जीरो होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो एट x इक्वल टू 2 पे जो है, इसके पास क्या है, ये f(x) जो है, एट x इक्वल टू 2 f(x) हैज PID। f(x) के पास क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, या ये क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है? किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे, मतलब इनके बीच में, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आएगा, और इसके बीच में f(x) क्या है, अनबाउंडेड है। तो f(x) इज अनबाउंडेड ऑन क्या इंटरवल, 1 टू इन्फिनिटी, ऑन 1 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा? तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और अच्छे अच्छे एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। चलो अगला एग्जांपल देखिए। जैसे मानो ले लिया मैंने 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, या रूट एक्स ले लेता हूँ, dx। चलो देखो ध्यान से, इसको चेक करिए। तो भाई साहब, ए या बी या दोनों क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो सिंपल सी बात है, एक इनफाइनाइट मिल गया। चलो दूसरा कंडीशन चेक करो कि क्या ये अनबाउंडेड है। तो देखो ध्यान से, एट x इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ई के पावर, एक बात याद रखेंगे, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, बोलो भैया। कोई भी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, तो जीरो होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक? तो इन्फिनिटी जैसे रखोगे तो ऊपर जीरो आएगा, और नीचे इन्फिनिटी आएगा तो 1/इन्फिनिटी, यानी टोटल जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप जीरो रखोगे, तो जब जीरो रखोगे तो नीचे क्या आ गया, नीचे जो है जीरो आ गया, और जैसे ही जीरो आएगा तो क्या होगा बच्चे, ये होगा, इन्फिनाइट होगा। बात समझ आया? यानी f(x) जो है वो क्या है, बाउंडेड होगा, तो अनबाउंडेड होगा। तो सिंपल सी बात है, अनबाउंडेड है, यानी या f(x) जो है, f(x) हैज PID किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है? तो आपको बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं इसका तीन सबका निचोड़ निकाल दूं जो आपको समझाना है। तो सबसे पहले
इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड देख लो क्या होता है। तो फर्स्ट काइंड में क्या होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ सबका निचोड़। पहला, फर्स्ट में होना चाहिए कि जो ए और बी आर बोथ इनफाइनाइट, बोथ इज इनफाइनाइट, एंड 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 एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए ऑन ए बी, ए बी के बीच में। बात समझ में आए? ये हमारा फर्स्ट काइंड। अब थर्ड काइंड भी देख लो पहले, क्योंकि थर्ड काइंड और फर्स्ट काइंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड में क्या होता है, थर्ड काइंड में थोड़ा सा देख लेंगे क्या होता है कि ए और बी आर बोथ इज इनफाइनाइट, बट लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, एफ एक्स क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए ऑन ए बी में, ए बी में। बात समझ में आया? जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया सेकंड काइंड, और ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट काइंड की डिफिनीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत, क्या हो रहा है यार। चलिए, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड, ये थर्ड काइंड हो गया। सेकंड काइंड यहाँ देख लो, या नेक्स्ट पेज पे देख लो, सेकंड काइंड में क्या होता है। सेकंड काइंड में ए और बी, ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, ए एंड बी बोथ आर फाइनाइट, ये दोनों क्या होंगे, फाइनाइट होगा। एंड एंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड, इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड होगा किसमें, ओवर ए बी या ऑन ए बी, ए बी में। तो ए बी में क्या होगा बच्चे, ये अनबाउंडेड होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, और इन्हीं तीनों से मिलकर क्या बनता है, इम्प्रॉपर बनता है। तो ये तीनों डिफिनेशन जहाँ पे आपको दिखे तो वो इम्प्रॉपर होगा। बात समझ में आया? तो हमने ये इतनी बातें आपको बता दी, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया। चलिए, अब चलते हैं हम लोग जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पर। तो अब हम लोग चलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ अ प्रॉपर इंटीग्रल। चलिए ध्यान से आइए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यहीं से हमारा क्या निकलेगा, क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे। तो माना हमारे पास ये जितने भी चीज़ें मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये अप्लाई होगा किस पे, फर्स्ट काइंड पे। अभी जो हम लोग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ किस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट काइंड के लिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट काइंड क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला रूल नंबर ए ये कहता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। पहली बात तो ये, सबसे पहले हमारे पास ये है। दूसरा बात बी की इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, टी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये लिख सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है सी। अगर सी है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, और क्या लिख सकते हो, लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टी वन टू, या एक मिनट मैं इसको अच्छे से बता दूं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये कर सकते हैं। तो मैं इसको, आपको पता है कि अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इसको मैं तोड़ ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं जी सर? ये सर हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, जहाँ पर सी कहाँ होगा, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, यानी सी जो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब है, अब आप इसमें पहला और दूसरा रूल लगा लो। पहला अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पर टी रख देना है, छोटा सा काम करना है, तो बस कर लो। तो होगा लिमिट टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ मैं टी वन मान लेता हूँ, टी वन टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी टू टी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बात ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो चलिए हम शुरू से देख लेते हैं। अगर आपके पास ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, अगर आपके पास ए टू इन्फिनिटी, चले, तो पहला रूल जो कि क्या है हमारे पास, बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म, तो पहला रूल देखिए ध्यान से। पहला ये कह रहा है कि अगर ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, बराबर क्या होगा, जहां भी इन्फिनिटी है, ठीक है, उसको लिमिट का फॉर्म लिख लेंगे, तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर नीचे इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या करोगे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया कि अगर मानो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और क्या लिख देंगे, लिमिट टी वन टू माइनस इन्फिनिटी पहले रूल से, तो टी वन टू सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी टू टेंस टू इन्फिनिटी सी टू टी टू एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को लिमिट आपको प्रॉपर इंटीग्रल में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, और जैसे लिखेंगे तो इधर वाली जो हमारा इंटीग्रल है ये क्या हो गया, अब ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर। सिमिलरली यहाँ पे ये तो इम्प्रॉपर है, लेकिन जैसे ही उसको लिमिट में लिखेंगे तो ये जो इंटीग्रल हमारा है अब क्या बन गया, ये प्रॉपर बन गया। बात समझ में आया? सिमिलरली आगे जब बढ़ेंगे तो इम्प्रॉपर था, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, प्रॉपर में। ये इधर प्रॉपर और इधर प्रॉपर। बात समझ में आए? इतनी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सर ये चीज़ें आप लिखवा क्यों रहे हैं, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि आप चेक करो कौन सा इंटीग्रल, कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे देगा और पूछेगा ये कन्वर्जेंस है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, तो वही बात लिखवाई गई है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रिमार्क करके लिख लीजिए, नोट। नोट क्या है कि इंटीग्रेशन या इन ए बी एंड सी, सी ए बी एंड सी इज कन्वर्जेंट, ये होगा कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ राइट हैंड साइड ऑफ, राइट हैंड साइड ऑफ लिमिट ऑफ लिमिट of limit exist finitely। exist finitely, otherwise, or या finitely, and if limit is infinite, अगर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, then
ए बी सी यहाँ लिख लेना, ए बी सी इज डाइवर्जेंट। अगर ये इन्फाइनाइट आ गया तो ए बी सी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये तीनों चीज़ें लिखवाया है, ए बी और सी जो रूल लिखवाया है, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आ गई, फाइनाइट का मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 -2 -3 0, अगर ये आ गई तो ये जो होगा कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर इसी की लिमिट अगर इनफाइनाइट आ गई तो ये क्या होगा, ये जो होगा डाइवर्जेंट होगा। सिमिलरली अगर इसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आती है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर इसी लिमिट की वैल्यू डाइवर्जेंट आती है, सॉरी इन्फिनाइट आती है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सिमिलरली मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अगर क्या आ गया, सिंपल सी बात है, इन्फिनाइट आया तो डाइवर्जेंट होगा, लेकिन अगर फाइनाइट आ गया तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन फर्स्ट काइंड का हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है 1 to infinity, कह रहा है एग्जाम फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बहुत आसान है, 1 to infinity dx अपॉन रूट एक्स, ये कह रहा है। तो कोई बात नहीं सर, चेक कर लेते हैं, ये कह रहा है ठीक। तो मैंने ये बताया, पर सबसे पहले देख लो कौन सा काइंड का है। तो फर्स्ट काइंड क्या कहता है कि भाई इंटरवल तो क्या हो, इन्फानाइट हो, बट जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा। तो देख लो ध्यान से, 1 रखोगे तो 1 आएगा, और जैसे इन्फाइनाइट रखोगे तो 1 बाई इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, तो क्या है, बाउंडेड है, यानी फर्स्ट काइंड का है। जैसे ही फर्स्ट काइंड का होगा तो मैंने बताया क्या करोगे, तो करोगे सर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, और यहाँ लग दोगे 1 टू टी, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इधर वाले का इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे मेरे बच्चे ध्यान से, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर 1/2 -1, सॉरी -2 -1, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, इतना उम्मीद तो मुझे करना चाहिए तुम लोग से। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर -1/2 -1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 1 टू टी, ठीक है। फिर निकालोगे तो होगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे सॉल्व करोगे तो -1/2, सॉरी +1, अरे यार सॉरी, कुछ लोग कहेंगे अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, माइंड नहीं करना है। तो -1/2 +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो आएगा एक्स का पावर 1/2, और सिमिलरली नीचे भी आएगा 1/2, तो 1/2 क्या चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन रखा है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ है बच्चे कहाँ से कहाँ तक, 1 टू टी, तो रख दो वैल्यू 1 टू टी, तो होगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे रखोगे तो क्या होगा, 2 टी के पावर 1/2, और क्या होगा, माइनस कितना होगा बच्चे, -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। क्लियर है? अब जैसे लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे ध्यान से, तो देखो ये क्या, √t होगा, यही होगा, और जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी -2, तो कुछ भी रखें तो आना इन्फिनिटी है, तो ये क्या आ गया बच्चे, इन्फानाइट आ गया। और जैसे ही इन्फानाइट आया तो मैंने बताया जब इसकी लिमिट अगर इन्फानाइट आएगी तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, यानी ये क्या है, तो ये है डाइवर्जेंट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बात समझ में आया, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। करना क्या है, जो आपको 3 रूल अभी मैंने बताया बस वही लगाना है, क्वेश्चन धड़ाक से आपके सामने होगा, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इसी टाइप का हो। ये देखिए, चलो यहाँ देखिए ध्यान से, चलिए कह रहा है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको भी करेंगे, इससे पहले मैं ये कर लेता हूँ। चलो इसको करो। कह रहा है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -mx, जहाँ पर m क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट काइंड है, तो 0 रखोगे तो सिंपल सी बात है कि ई की पावर 0 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे इन्फिनाइट रखोगे तो ई की पावर -इन्फिनिटी, तो ई की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू अभी मैंने बताया था कुछ ही देर पहले कि ई की पावर -इन्फिनिटी कितनी होती है बच्चे, 0 होती है। तो सिंपल सी बात है कि ये कहाँ जाएगा, दिख रहा है साफ साफ, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है, यानी इन्फिनाइट नहीं आ रहा है। तो कौन सा काइंड हो गया, फर्स्ट काइंड। जब मैंने बार बता रहा हूँ, जब इंटरवल क्या हो बच्चे, इन्फानाइट हो, साथ ही साथ में अंदर वाला बाउंडेड हो उस इंटरवल में, तो फर्स्ट काइंड होता है। तो रूल क्या मैंने बताया, रूल मैंने बताया कि आप इसको लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, टी टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या लिख सकते हो बच्चे, 0 टू टी ई के पावर -mx, कर सकते हो जी सर, कर सकते हैं। और इंटू क्या है, यहाँ डी एक्स है, डी एक्स में भूल गया था,
यहाँ होगा dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कैसे होता है इंटीग्रेशन, तो भाई माइनस एम एक्स को टी मान लेना। अब इतना मैं मानूंगा नहीं लेकिन मान ले रहा हूँ। माइनस एम डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस वन बाई एम डी टी। यहाँ पुट कर दो, तो जैसे करोगे तो होगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप करेंगे तो होगा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एम, ठीक है, और एम एक्स को क्या माना है आपने, टी, तो आएगा ई के पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, जीरो टू टी है, वैल्यू रख दो बस। तो जैसे रखोगे तो होगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे रखोगे तो माइनस वन बाई एम ई के पावर माइनस एम टी, ठीक है, माइनस और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, वन बाई एम ई के पावर माइनस एम, जीरो रखोगे तो भाई जीरो ई के पावर जीरो कितना होगा, वन ही होगा, तो यहाँ तक आएगा। अब जैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे टी की पावर इन्फिनिटी, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, तो यहाँ होगा जीरो प्लस वन बाई एम, यहाँ कितना आ गया बच्चे, वन बाई एम। और एम ग्रेटर देन जीरो है तो सिंपल सी बात है, एम कोई नंबर है तो ये क्या होगा, फाइनाइट। और जैसे ही ये फाइनाइट आया, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही ये फाइनाइट आएगा तो ये क्या होगा, ये क्या है, तो ये है हमारा कन्वर्जेंट। ये क्या सीरीज क्या है बच्चे, सॉरी ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। बात समझ में आई, जी सर, हमें बात समझ में आई, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। देख लो कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए। चलो अब एक हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद सेकंड काइंड पे आता हूँ मैं। चलिए ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, दोनों इन्फिनाइट है। अब माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और इन्फिनिटी रखोगे तब भी जीरो आएगी, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी या वन बाई माइनस इन्फिनिटी जीरो ही होता है, ठीक है। आगे बढ़े, जी सर, कैसे करेंगे, तो सर आपने यहाँ पर जब कहा फर्स्ट काइंड होगा तो आपने तीन रूल बताया, मैं आपको दिखा दूँ यार, चलो देख लेना भी, तुम ही लोग पढ़ लिया तुम लोगों ने। तो क्या कैसे तोड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने इसको क्या किया, ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो लिख सकता हूँ, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, जी सर कर सकते हैं। और प्लस इन माइनस सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, और डी एक्स अपॉन होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस तोड़ते समय ये ध्यान देना है आपको, तोड़ते समय बस आप ये देखिएगा कि उसी के बीच का नंबर हो, यानी कि उसके बाहर का नंबर ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो जीरो लिया मैंने, आप जीरो लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन लेके करना हो तब भी कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू वन ले लो, और वन टू इन्फिनिटी जो मन। लेकिन जीरो क्या होगा, थोड़ा आसान हो, इसलिए मैंने जीरो लिया है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जैसे जीरो लिया तो आप दो रूल पढ़े तुरंत लगा लो। रूल क्या है, जहाँ माइनस जहाँ इन्फिनिटी दिखे उसको खींच लेना है, तो होगा लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा बच्चे टी वन टू जीरो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ भी क्या होगा बच्चे, लिमिट टी टू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो टू टी टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है, तो होगा लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ जैसे रखोगे तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स होगा, जी सर होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ गई है, टी वन टू जीरो गई है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ गई है, या इसका इंटीग्रेशन लिख दूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, टेन इनवर्स एक्स होगा, होगा जी सर होगा। और क्या है बच्चे, जीरो टू टी टू है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब रख दो वैल्यू, जैसे रखोगे तो होगा लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ होगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, माइनस टेन इनवर्स टी वन होगा, जी सर होगा। फिर होगा प्लस लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स क्या होगा बच्चे, टी टू होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, तो यहाँ तक दिख रहा है टेन इनवर्स टी टू होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट पेज बचा है, जगह नहीं छूटा है, चलो इसके आगे यहाँ देख लो, तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आया है लिमिट टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ था टेन इनवर्स जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो, भाई सिंपल सी बात है,
टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी होगी, अगर किसी को आता हो तो जीरो ही होगा, तो होगा जीरो। ठीक है, माइनस, अरे भाई ये भी बताना पड़ेगा, तो बहुत ही दिक्कत की बात है। टेन इनवर्स जीरो को मैं ले सकता हूँ टेन इनवर्स टेन जीरो ले सकता हूँ, बोलो भैया, क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू ही जीरो होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसलिए लिखा गया डायरेक्ट इसको जीरो, कोई दिक्कत नहीं, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो जीरो। यहाँ क्या है, तो यहाँ पे तो टी वन ही था, तो होगा टेन इनवर्स टी वन, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सिमिलरली लिमिट यहाँ पे टी टू टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स टी टू। अब जैसे ही वैल्यू रखोगे तो सिंपल सी बात है, माइनस इन्फिनिटी रखना है, तो होगा माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होगा, प्लस टेन इनवर्स, सॉरी माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई क्या, मैंने पहले ही लिमिट रख दी है, एक मिनट, कहाँ था, ओह, ये टी टू माइनस टी जीरो होगा, इसको सही कर लेना है, क्योंकि टी टू माइनस टी वन होता है ना, ये होगा टी टू माइनस टी जीरो, जल्दी जल्दी में चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, तो होगा टी टू माइनस टी जीरो। ठीक है, ये होगा, कोई दिक्कत, अरे भाई पहले टी टू रखोगे तब टी जीरो रखोगे ना, ये चलो, तो टी टू माइनस टी जीरो। ठीक है, तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आएगा लिमिट, तो होगा लिमिट टी टू टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ होगा टेन इनवर्स टी टू। ठीक है, और माइनस जीरो, क्योंकि टेन इनवर्स फिर जीरो होगा, जीरो की वैल्यू जीरो ही आएगी। क्लियर है, तो होगा प्लस, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। आपको पता है माइनस इन्फिनिटी का मतलब होगा माइनस, और माइनस पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस होगा ये पाई बाई टू, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे भाई साहब, प्लस हो जाएगा, तो आएगा पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, तो कितना आएगा आंसर पाई। तो इसकी लिमिट कितनी आई बच्चे, पाई आई, और जैसे ही पाई आई तो पाई क्या है, फाइनाइट है, और पाई फाइनाइट होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, ये आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे, आपको कुछ एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी आप बोलेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। चलिए, तो हमको इतनी मैं आशा कर सकता हूँ कि फर्स्ट काइंड के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला देखा जाए अब, चलो अब देखा जाए हम लोग ध्यान से, कि अभी तक हम लोगों ने, ये मैंने जितनी भी बातें बताई थी तीनों, ये फर्स्ट काइंड के लिए मैंने बताई थी। अब आगे बढ़ो, अगला देखो कि हम लोग सेकंड काइंड के लिए यही लिमिट ऑफ सम कैसे लिखेंगे प्रॉपर इंटीग्रल का। तो अब हम लिखने चल रहे हैं सेकंड काइंड के लिए। ठीक है, सेकंड काइंड, चलो, तो सेकंड काइंड क्या होता है, मैं एक बार फिर याद दिला दूं, सेकंड काइंड में ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए बी जो होगा वो फाइनाइट होगा, ये बात तो क्लियर है, बट या तो ए पे पी आई डी होगी या बी पे होगी, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा वो अनबाउंडेड होगा, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, यही बात बताया गया आपको। ठीक है, अनबाउंडेड होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें सेकंड काइंड के लिए। ठीक, बट एफ एक्स इज अनबाउंडेड। चलिए आइए देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले रूल नंबर ए क्या है, कि माने हमारे पास ए टू बी है और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, ये है, और तब हम इसको लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो ए टू बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिखेंगे, कब लिखेंगे, व्हेन एट बी एट एक्स इजकल टू बी, जब एट एक्स इजकल टू बी पर एफ एक्स हैज पी आई डी, एफ एक्स के पास क्या हो, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू हो। ठीक है, किस पॉइंट पे, बी पे, अगर बी पे पॉइंट पे होगा तो आपको सिंपल क्या करना है, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो करना है, बी माइनस एप्सिलॉन करना है, काम आपका फाइनल हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने माइनस एप्सिलॉन क्यों किया, क्योंकि भाई साहब ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी, बी से बाहर नहीं जा सकता,
ठीक है, बी तक ही होना चाहिए, बी से कम हो सकता है, तो इसलिए मैंने बी माइनस एप्सिलॉन किया है। जहाँ पर एप्सिलॉन हमेशा क्या होता है, यहाँ लिख लो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं सर। बी बी में आपको याद रखना है कि ए टू बी है, और एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ होगा बी एफ एक्स डी एक्स। कब लिख सकते हैं ये, जब when at x is equal to a fx has PID, जब a पे पॉइंट ऑफ इन्फानाइट डिस्क्वांटिटी हो ए पे, तब होगा, ठीक है। और ए प्लस एप्सिलॉन क्यों करना है, क्योंकि ए से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो होगा ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो ए से छोटा नहीं हो सकता, ए से बड़ा हो सकता है, इसलिए ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर किया गया है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको एकदम घुस के नहीं पढ़ना है, और मैं उतना घुस के पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको एक महीने में ही पढ़ना है, सिंपल सी बात है। अगर आप यूजी पढ़ रहे होते तो थोड़ा घुस के बताया जाता क्यों ऐसा होता है, तो बहुत डिटेल में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ाया जा रहा है कि आपका कम से कम 100 नंबर 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो मिल जाएंगे, वो मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अरे सर एक एक पॉइंट बताते हुए चलिए, तो ये 3 साल का सिलेबस है, एक महीने में कंप्लीट करना है, याद रखना है, ठीक है। तो एप्सिलॉन टेंस टू 0 ये करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। और तीसरा सी नंबर, अगर मानो ए टू बी है और एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0। अभी मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ए प्लस एप्सिलॉन, सॉरी ये होगा ए सी माइनस एप्सिलॉन 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 सी प्लस एप्सिलॉन पी एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, जब एट एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ एक्स हैज पी आई डी हो, एफ एक्स के पास क्या हो बच्चे, पी आई डी हो, ठीक है। वेयर सी कहाँ होना चाहिए, तो सी जो होगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल ए और बी, और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल इतना तो आना चाहिए, ठीक। तो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक। सी जो होगा ए और बी के बीच में लाई करेगा, तब होगा। अब 3 बात है सेकंड काइंड का, और इन्हीं 3 बातों से सेकंड काइंड के क्वेश्चन लगेंगे। और मैं ये बात आपको बता दूं, ये जो मैं छोटी छोटी बात लिखवा रहा हूँ वही डी प्लस भी वही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछ सकता, ये बात याद रखेंगे। लेकिन मैं मैक्सिमम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, अगर बी पर अगर पी आई डी है तो अगर ऊपर वाले पे तो याद रखना है कि एप्सिलॉन घटाना है, अगर नीचे वाले पे तो एप्सिलॉन जोड़ना है, बस इतना याद रखना है। और यहाँ पे एप्सिलॉन टेंस टू 0 होगा, ठीक है, ये बात याद रखना है। अगले में अगर एट सी पे है तो ए टू सी कर लोगे और सी टू बी करोगे, तो भाई सी से कम में एप्सिलॉन करना है। अगले वाले में नीचे है सी, तो सी में एप्सिलॉन जोड़ना है, बस इतना याद रखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड काइंड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, चलो यही ले लो। चलो ध्यान से क्वेश्चन है, इसका कन्वर्जेंस आपको पता करना है क्या है। तो 0 टू पाई डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये है। अब इसके कन्वर्जेंस के बारे में आपको बताना है क्या होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप पी आई डी चेक करिए कहाँ पर पी आई डी है। सेकंड काइंड है, सिंपल सी बात है, फाइनाइट है। और पाई पर आप देखेंगे तो पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस पाई अगर -1 है तो यहाँ -1 जैसे रखोगे तो 1 प्लस -1 0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात दिख रही है कि एट पाई पर क्या है, पी आई डी है। तो यहाँ लिखोगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई एफ एक्स हैज पी आई डी। ये सब लिखना है नहीं, ये तुमको ही पता है, बस समझने के लिए बताया जा रहा है ना। एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या है, पी आई डी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं आपका। तो बस कुछ नहीं करना है, जब पाइप होगा तो क्या करना है, इसको लिख लोगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 0 टू पाई माइनस एप्सिलॉन, यही बात बताई गई। जी सर यही बात बताया आपने, क्योंकि ऊपर वाले पी आई डी है, और डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, cos 2x का फार्मूला लगाओ,
साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, यहाँ होगा 0 पाई माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होगा, तो 2 cos स्क्वायर बाई एक्स बाई टू माइनस 1, ये हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 0 टू पाई माइनस एप्सिलॉन, और क्या होगा भैया 1/2, तो 1/2, ठीक है, और हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या होगा, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो फिर वही एक्स बाई टी को टी मानना, ठीक है डी एक्स बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 dt हो जाएगा। तो दुनिया भर के पंचोरा कर सकते हो जैसा तुम्हारा मन, तो इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, सिंपल सा है। तो क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, कैसे करोगे, एक्स बाई टू को डी टी, एक्स बाई टू को टी मानोगे, तो डी एक्स बाई टू बराबर डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर 2 dt होगा, तो 2 dt जैसे रखो तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इतना बताने के इतना बताएंगे तो फिर हो चुका है, 0 पाई माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ होगा लिमिट, क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन टेंस टू 0, बस अब रखो, जैसे रखोगे तो होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, और कहाँ गया, सॉरी ये 10x होगा, 10 स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो जैसे ही होगा तो क्या होगा, कहाँ गए, एप्सिलॉन टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा बच्चे 10 पाई माइनस एप्सिलॉन बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और क्या है, और होगा माइनस 10 0/2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या होगा, 0 10 0 की वैल्यू 0 होती है, ख़त्म, आगे बढ़ें तो आगे पेज है, हाँ आगे पेज है, ये अच्छी बात थी। तो जैसे ही रखोगे तो होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, यहाँ आया है 10 पाई माइनस एप्सिलॉन बाई टू, शायद यही आया है, देख लो, तो आया है 10 पाई माइनस एप्सिलॉन बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 पाई माइनस एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है जी सर। अब आगे बढ़ेंगे, तो 10 यहाँ पर जैसे ही एप्सिलॉन 0 रखोगे, ठीक है, अब भाई एप्सिलॉन जैसे 0 रखोगे, तो एप्सिलॉन जैसे ही 0 रखेंगे तुम्हारा क्या आएगा π/2, और हमें पता है 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, और जैसे इनफाइनाइट आएगा तो ये तो फाइनाइट है ही नहीं, तो क्या होगा डाइवर्जेंट, तो क्या होगा बच्चे डाइवर्जेंट, तो आप देख सकते हो ये क्या निकल गया डाइवर्जेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, अब कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे, चलो, कह रहा है 1 to 2 एक्स अपान रूट एक्स माइनस 1, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि पी किस पे है, ठीक है, सेकंड काइंड तो दिख ही रहा है, तो पी चेक करो सब लोग किस पे है, तो पी 1 पे है, जैसे 1 - 1 करोगे तो 0 होगा, ठीक है, और x/0 की वैल्यू आपको पता ही है इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एट x इक्वल टू 1 पे क्या है इसके पास हैश पी, ठीक है, 1 पे क्या है पी, तो जैसे होगा तो क्या करोगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, यहाँ क्या होगा बच्चे 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 एक्स अपान रूट एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, ये डी एक्स है, डी एक्स लगा लेना, डी एक्स कैसे करोगे, +1 और -1 कर लो, हो जाएगा तुरंत, तो 1 to 2, यहाँ होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 to 2, यहाँ पे x -1 और +1 किया, और हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत, और यहाँ पे डी एक्स, जैसे करेंगे तो आगे आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, ऊपर आएगा कितना रूट एक्स माइनस 1, तो होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस क्या होगा 1/√x-1, तो 1/√x-1, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका तो कर ही लेंगे, वैल्यू रख के चेक कर लेना, नहीं कर पाओगे तो बताना, ठीक है, ये 1 प्लस एप्सिलॉन है, ठीक, आप तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत, बोलो भैया है दिक्कत तो कर लो, लो भैया कर लेते हैं, तो होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0,
तो यहाँ एक इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर -1 के पावर 1/2 है, ठीक है, के पावर 1/2 है, तो 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 कितना होगा, तो होगा x-1 के पावर 3/2 होगा, और फिर नीचे भी 3/2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/3, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस इसका जब करोगे 1/√x-1, तो x की पावर 1/2 है, जब x की पावर 1/2 है तो -1/2 + 1 होगा, तो ये होगा x-1 पावर 1/2 और इंटू आ जाएगा 2, ठीक है, और कहाँ से कहाँ गया है, 1 + एप्सिलॉन टू 2 गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब रख दो, जैसे 2 रखोगे तो होगा लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, अब 2 रखो जैसे पहले में, तो 2 - 1 1 ही होगा, तो आएगा 2/3, ठीक है, अगले वाले में भी 2 - 1 1 ही होगा, तो आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ो, आगे जब बढ़ोगे तो माइनस माइनस अब क्या रखना है, तो होगा 2/3, x-1 की जगह x की जगह रखना है 1 + एप्सिलॉन, तो 1 + एप्सिलॉन -1 है, तो केवल बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन पावर 3/2, सिमिलरली यहाँ पे बचेगा केवल एप्सिलॉन के पावर 1/2, कोई दिक्कत, और एप्सिलॉन 0 है, तो जब 0 है तो ये सारे क्या हो गए, समाप्त हो गए, और बचा केवल क्या है 2/3 + 2, तो 2/3 + 2 का मतलब कितना हुआ बच्चे, 8/3, और 8/3 का मतलब कितना होता है बच्चे, फाइनाइट, और जैसे ही फाइनाइट हुआ तो आपका काम 35 हो गया, तो ये क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देख लो कोई क्वेश्चन बचा, नहीं, ठीक, ये हो गया, चलो ये भी करा ही दिया, चलो अब एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से करा दे रहा हूँ जो आने की पूरी चांसेस है, देखो एक और क्वेश्चन देखिए, था 0 to ∞, और मान लिया मैंने sin x dx, ठीक है, तो 0 to ∞ sin x dx, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इन्फानाइट है, और ये बाउंडेड होगा 0 to ∞ में, क्योंकि साइन की वैल्यू रियल नंबर में -1 और 1 के बीच में होती है, कोई दिक्कत नहीं सर, तो लगा दो, तो होगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, 0 to क्या होगा बच्चे t, ये होगा sin x, अब sin x का जैसे करोगे तो होगा cos x, तो होगा ये cos x, ठीक, और क्या होगा sin x का होगा -cos x, सॉरी, और -cos x 0 to t, ठीक है, और क्या है बच्चे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अब जैसे रखोगे तो होगा क्या, ये होगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या होगा, तो ये होगा माइनस कॉस t, और माइनस माइनस कॉस 0, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये होगा 1 - cos t, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही आप t टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो cos की वैल्यू क्या होगी, 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, कभी 1 आएगी कभी -1 आएगी, ठीक है, तो जैसे ही 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, क्लियर है, ठीक है, 1 और -1 के बीच में क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसका हमेशा क्या होगा 1 - cos t का ऑक्सीलेशन होगा, ठीक है, क्या होगा ऑक्सीलेशन, यानी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ सकती, और जैसे ही कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ सकती तो ये क्या होगा, ना कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, ना ही कन्वर्जेंट होगा और ना ही डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, ठीक है, किसके किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में क्या करेगा, ये ऑक्सीलेट करेगा, तो ना ही कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट होगा, यानी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि तो कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ठीक। सिमिलरली अगर इसी तरह मैं कॉस एक्स रख दूँ 0 to ∞ cos x dx, ये आ सकता है, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, तो देखो ध्यान से, इसका भी होगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 0 to t, ठीक है, और cos x का जब करोगे इंटीग्रेशन तो होगा sin x, तो होगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, cos x का क्या होता है बच्चे sin x, और ये होगा 0 to t, जैसे sin x का करोगे तो होगा sin t माइनस साइन जीरो का मतलब 0 ही होता है, तो ये बचेगा केवल sin t, ठीक है, तो यहाँ आ गया कितना sin t, और लिमिट क्या है t टेंस टू इन्फिनिटी, अब फिर ये t जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, जैसे ही -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी तो ये भी क्या होगा, ना ही डाइवर्जेंट होगा और ना ही कन्वर्जेंट होगा, ना डाइवर्जेंट है ना ही कन्वर्जेंट है,
और जब ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट नहीं है यानी ऑक्सीलेट करेगी किसके बीच में, -1 एंड 1 के बीच में। तो ये बात आप नोट करके लिख लेंगे कि 0 टू इन्फिनिटी cos x dx आए या 0 टू इन्फिनिटी sin x dx आए तो ये हमेशा क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगी। कोई दिक्कत नहीं सर। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिए, और फिर मैं बताऊँ जो समझ ना आए उसको भी कमेंट करिए, उस पर फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बेसिक बातें अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और ये मैं पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल से अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज के टॉपिक से आएगा। कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किस वैल्यू पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आता है। कुछ ऐसी मैं थ्योरी लिखूँगा कल, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।